द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो दशकों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को उलझाए हुए है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से कहीं आगे थी, जिसके शहरों में आप सोचिए ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थीं, अद्भुत जल निकासी व्यवस्था थी और जो मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार करती थी। बिल्कुल। और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान शहरी सभ्यता बिखरने लगी। इसके शहर वीरान होने लगे, इसकी लिखावट भुला दी गई और इसका अस्तित्व सदियों तक जमीन के नीचे दफन रहा। तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये प्रकृति का प्रकोप था, बदलती नदियां, सूखता मॉनसून और भूकंप, या इस कहानी में कोई मानवीय पहलू भी है, जैसे कि मध्य एशिया से नए लोगों का आगमन? मेरा तर्क ये रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कहानी मुख्य रूप से पर्यावरण और भूगोल ने लिखी है। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो सीधे तौर पर उन भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तनों की ओर इशारा करते हैं जो इतने विनाशकारी थे कि किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं थी। और मैं इस दृष्टिकोण को सामने रखूंगा कि पर्यावरणीय चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, लेकिन वे कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इन चुनौतियों ने सभ्यता को कमजोर जरूर किया, लेकिन इसके पतन को उस दौर में हुए बड़े पैमाने पर भारतीय आर्यों के प्रवासन ने और तेजी दी, जिसने क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबूतों पर गौर करते हैं। मेरा मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नींव को देखना होगा, यानी नदियाँ। ये एक नदी आधारित सभ्यता थी। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि और जीवन शैली सिंधु और अब सूख चुकी घग्गर हाकरा नदी प्रणाली पर निर्भर थी, जिसे कई लोग पौराणिक सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक साक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। टेक्टोनिक हलचलों के कारण भूकंप आए, जिससे नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या वे धीरे धीरे सूखने लगीं। अब सोचिए, जब किसी सभ्यता की जीवन रेखा ही कट जाए तो उसका पतन तो लगभग तय हो जाता है। इसके अलावा हमें जलवायु परिवर्तन के भी पुख्ता सबूत मिलते हैं। आइस कोर और झील के तलछट के अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मॉनसून का पैटर्न कमजोर पड़ गया, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में हमें बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के सबूत मिलते हैं, जो मिट्टी की कई परतों के रूप में आज भी मौजूद हैं। यह कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक चलने वाली पर्यावरणीय आपदाओं की एक श्रृंखला थी। इस धीमी प्रक्रिया ने कृषि अधिशेष को समाप्त कर दिया, व्यापार को बाधित किया और अंततः शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ा। यह एक आंतरिक विघटन था जो पूरी तरह से प्राकृतिक था। मैं इन प्राकृतिक कारकों के महत्व से इनकार नहीं कर रहा। यह सच है कि सभ्यता पर्यावरणीय दबाव में थी, लेकिन यह सोचना कि इतनी विशाल और लचीली सभ्यता जो लगभग 1000 साल तक फली फूली सिर्फ कुछ सूखी नदियों और कम बारिश के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गई, ये इस मुद्दे का अत्यधिक सरलीकरण है। हमें उस समय के बड़े ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। ये वही समय था जब मध्य एशिया से भारतीय आर्यभाषी लोग, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहे थे। अब मैं उस पुरानी आर्य आक्रमण की थ्योरी की बात नहीं कर रहा, उसे तो बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया है। मैं आर्य प्रवासन की बात कर रहा हूं, जो एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया थी। हमारे पास इसके भाषाई सबूत हैं। पश्चिम एशिया में मिले लगभग 1400 ईसा पूर्व के मितानी और कासाइट अभिलेखों में सूर्य और मरुद जैसे वैदिक देवताओं और इंद्र जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं। ये साबित करता है कि आर्यभाषी लोग भारत आने से पहले वहां मौजूद थे। तो जब ये नए समूह, जिनकी सामाजिक संरचना कबीलाई और देहाती थी, एक स्थापित शहरी समाज के संपर्क में आए, तो टकराव और व्यवधान पैदा होना स्वाभाविक था। उन्होंने पहले से ही पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही सभ्यता पर एक अतिरिक्त दबाव डाला, जिसने शायद उसके पतन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। आपने अतिरिक्त दबाव की बात की, लेकिन मेरे विचार में
पुरातात्विक साक्ष्य इस अतिरिक्त दबाव का समर्थन नहीं करते। जमीन के नीचे जो सबूत मिलते हैं वे प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बहुत जोर शोर से कहते हैं। मोहनजोदड़ो में बाढ़ की गाद की 7 अलग-अलग परतें मिली हैं। सोचिए, एक शहर जो 7 बार विनाशकारी बाढ़ से गुजरा हो, उसकी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा होगा। और इससे भी बड़ा सबूत है घग्गर हाकरा नदी का सूखना। आज ये एक सूखी नदी है, लेकिन उपग्रह से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि कभी ये एक विशाल नदी थी जिसके किनारे कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे सैकड़ों शहर बसे हुए थे। जब आपकी मुख्य नदी ही गायब हो जाए और कृषि भूमि रेगिस्तान में बदल जाए तो किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत कहाँ रह जाती है। यह एक ऐसी धीमी मौत थी जिसका कारण पूरी तरह से आंतरिक और प्राकृतिक था। आपकी बात में दम है, लेकिन इसे एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई और घग्गर हाकरा सूखी, बिल्कुल, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वो अफगानिस्तान से लेकर गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र था। क्या हम कुछ स्थानीय या कह सकते हैं क्षेत्रीय आपदाओं को पूरी सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण मान सकते हैं? हड़प्पा जो रावी नदी पर था या धोलावीरा जो गुजरात में था, वहां तो ऐसे निर्णायक बाढ़ या सूखे के सबूत नहीं मिलते जो पूरे शहर को वीरान कर दें। तो फिर ये शहर क्यों वीरान हुए? ये दिखाता है कि पर्यावरण ने कुछ क्षेत्रों को कमजोर किया, लेकिन पूरी शहरी व्यवस्था को एक साथ खत्म करने के लिए कोई और व्यापक कारण जरूर रहा होगा। हो सकता है कि इन आपदाओं ने व्यापार नेटवर्क को तोड़ दिया हो, जिससे वे शहर भी प्रभावित हुए जो सीधे तौर पर आपदाग्रस्त नहीं थे। और यहीं पर नए लोगों के आगमन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक दिलचस्प पहलू है, पर मैं इसे इस तरह से देखती हूँ कि ये स्थानीय आपदाएं नहीं थीं। मॉनसून का पैटर्न बदलना यह एक पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित करने वाली घटना थी। जब बारिश कम होती है तो सिर्फ एक नदी नहीं सूखती, बल्कि कृषि का पूरा चक्र बाधित हो जाता है। सिंधु सभ्यता का आधार कृषि अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस था, जिससे वे अपने कारीगरों, व्यापारियों और शासकों का पेट भरते थे। जब वो अधिशेष ही खत्म हो गया तो शहरी व्यवस्था का ढहना तय था। शहरों के बीच का व्यापार और संचार टूट गया। यह एक डोमिनो इफेक्ट था जिसकी शुरुआत जलवायु ने की। आप बाहरी समूहों की बात करते हैं, लेकिन सिंधु स्थलों पर हमें व्यापक युद्ध, नरसंहार या विनाश के पुरातात्विक प्रमाण लगभग न के बराबर मिलते हैं। कुछ कंकाल जो मोहनजोदड़ो में मिले थे, जिन्हें पहले आक्रमण का सबूत माना जाता था, बाद के अध्ययनों में पता चला कि वे अलग अलग समय पर दफनाए गए थे और उन पर चोट के निशान भी युद्ध के नहीं थे। तो बिना किसी ठोस सबूत के प्रवासन को पतन का कारण मानना वो केवल एक अटकल है। चलिए सबूतों की बात करते हैं, लेकिन पुरातात्विक सबूतों के अलावा भाषाई और साहित्यिक सबूतों पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, सीधे आक्रमण के सबूत नहीं हैं, इस पर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद के समय को देखिए। इसकी रचना का समय लगभग 1700 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये ठीक वही समय है जब सिंधु के शहर पूरी तरह से वीरान हो रहे थे। क्या यह महज एक संयोग है? ऋग्वेद में उनके प्रमुख देवता इंद्र को बार बार पुरंदर कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। अब यह सच है कि ऋग्वेद कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह उस समय के लोगों की मानसिकता, उनके संघर्षों और उनकी दुनिया को दर्शाता है। ये एक ऐसी संस्कृति की धुंधली याद हो सकती है जो किलेबंद बस्तियों से संघर्ष कर रही थी। और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में किलेबंद शहर वो तो सिंधु घाटी के ही थे। ऋग्वेद की इस तरह की व्याख्या को लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि ये कई धारणाओं पर आधारित है। पहली धारणा तो ये है कि पुर का मतलब सिंधु घाटी के ईंटों से बने शहर ही हैं, लेकिन पुर शब्द का अर्थ मिट्टी या लकड़ी से बने अस्थायी बाड़े भी हो सकता है, जैसा कि उस समय के कई घुमंतु कबीले बनाते थे। ये भी हो सकता है कि ये पौराणिक कथाओं में राक्षसों के गढ़ हों। ऋग्वेद को शाब्दिक रूप में लेना और उसे सिंधु सभ्यता पर थोपना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर इतना बड़ा संघर्ष हुआ होता, चाहे वो एक बार में हुआ हो या धीरे धीरे, तो हमें जमीन पर कुछ तो सबूत मिलते। हमें सिंधु स्थलों पर वैदिक संस्कृति के शुरुआती निशान क्यों नहीं मिलते?
जैसे कि घोड़े, जो वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, सिंधु स्थलों पर लगभग न के बराबर हैं। दोनों संस्कृतियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो संघर्ष के बजाय एक दूसरे से अलग-थलग रहने का संकेत देता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद संघर्ष शब्द की हमारी परिभाषा में छिपा है। मैं तलवारों और भालों वाले युद्ध की बात नहीं कर रहा। मैं एक सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवधान, एक डिसरप्शन की बात कर रहा हूं। सोचिए, एक अत्यधिक संगठित, शहरी और व्यापार आधारित समाज है। अब उस इलाके में धीरे धीरे देहाती, कबीलाई और घोड़ों पर चलने वाले लोगों का आगमन होता है। उनकी भाषा अलग है, उनके देवता अलग हैं और उनकी सामाजिक संरचना पूरी तरह से अलग है। ये टकराव जरूरी नहीं कि हिंसक हो। इन नए समूहों ने शायद ग्रामीण इलाकों पर अपना प्रभाव जमाया होगा, जिससे शहरों की सप्लाई चेन टूट गई। उन्होंने उन व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया होगा जिन पर सिंधु के व्यापारी निर्भर थे। इस तरह के अप्रत्यक्ष दबाव से भी शहर धीरे धीरे अप्रासंगिक हो सकते हैं। शहर मरे नहीं, उन्हें धीरे धीरे अप्रासंगिक बना दिया गया। आपकी ये बात पतन की प्रकृति के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ले आती है कि ये प्रक्रिया धीमी थी या अचानक। सिंधु सभ्यता का पतन रातों रात नहीं हुआ। यह एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया थी जो लगभग 1900 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1400 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 500 साल तक चली। ये लंबी समयावधि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसे धीमे कारकों के साथ ज़्यादा मेल खाती है, न कि किसी तेज और हिंसक विजय के साथ। हम पुरातात्विक रिकॉर्ड में देखते हैं कि समय के साथ शहरों का आकार छोटा होता गया, नगर नियोजन का स्तर गिरता गया, बड़ी इमारतें छोटे छोटे घरों में बंट गईं और मोहरों जैसी कलाकृतियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। लोग गायब नहीं हुए, वे शायद पूर्व और दक्षिण की ओर गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की छोटी ग्रामीण बस्तियों में बस गए। यह एक परिवर्तन था, पूर्ण विनाश नहीं। यह एक शहरी व्यवस्था से एक ग्रामीण व्यवस्था की ओर एक बदलाव था जो पूरी तरह से पर्यावरणीय दबावों के कारण हुआ। आप सही कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन ये मेरे तर्क का खंडन नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत करती है। एक कल्चरल टेकओवर हमेशा धीमा ही होता है। नए आने वाले आर्य समूहों ने तुरंत शहरों पर कब्जा नहीं किया। एक ग्रामीण और देहाती संस्कृति के लिए इन बड़े शहरों को चलाना वैसे भी मुश्किल होता। उन्होंने शायद वही किया जो वे सबसे अच्छा जानते थे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों पर अपना प्रभाव जमाया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, वैदिक भाषा, धर्म और सामाजिक संरचना प्रमुख होती गई। पुरानी सिंधु की शहरी जीवन शैली, जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था और व्यापार पर आधारित थी, इस नए विकेंद्रीकृत कबीलाई समाज में अप्रासंगिक हो गई। ये एक धीमी घुटन की तरह था, न कि एक झटके में मौत। शहर इसलिए वीरान नहीं हुए कि वहां पानी खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि उनके अस्तित्व का कारण ही खत्म हो गया था। लेकिन अगर एक बाहरी संस्कृति ने पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया, तो हमें बाद के भारतीय समाज में सिंधु सभ्यता के निरंतरता के प्रमाण क्यों मिलते हैं? अगर बाहरी लोगों ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होता, तो हमें संस्कृति में एक स्पष्ट ब्रेक या दरार दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बाद के हिंदू धर्म में सिंधु घाटी की कई चीज़ों की निरंतरता देखते हैं, जैसे पशुपति की मोहर, जिसे कई लोग भगवान शिव का आरंभिक रूप मानते हैं, मातृ देवी की पूजा, पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व, यहाँ तक कि कुछ योग मुद्राओं के चित्रण भी। ये सब साबित करता है कि ये एक बाहरी थोपी हुई चीज़ नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक सांस्कृतिक परिवर्तन था जो धीरे धीरे विकसित हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग ही थे जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण एक नई सरल जीवन शैली अपना रहे थे और उनकी पुरानी मान्यताएं इस नई जीवन शैली में ढल रही थी। सांस्कृतिक निरंतरता का अस्तित्व बाहरी प्रभाव को नकारता नहीं है। अक्सर जब कोई नई संस्कृति किसी पुरानी संस्कृति पर हावी होती है, तो वो उसके लोकप्रिय तत्वों को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें अपना लेती है। इसे संस्कृति समन्वय या सिंक्रेटिज्म कहते हैं। ये नई संस्कृति को स्थानीय आबादी के बीच स्वीकार्यता हासिल करने में मदद करता है। तो हो सकता है आर्यों ने स्थानीय मान्यताओं और देवताओं जैसे कि प्रोटोशिव को अपनी वैदिक प्रणाली में शामिल कर लिया होगा। तो प्रोटोशिव का
बाद में हिंदू धर्म में शिव के रूप में उभरना निरंतरता का नहीं बल्कि एक सफल कल्चरल मर्जर का प्रमाण है, जिसमें एक पक्ष यानी आर्य सांस्कृतिक रूप से प्रमुख था और सबसे बड़ा बदलाव जिसे आप नजरअंदाज कर रही हैं वो है भाषा। सिंधु लिपि जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह इंडो आर्यन भाषा संस्कृत ने ले ली। भाषा का ये पूर्ण प्रतिस्थापन ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक नया भाषाई समूह इस क्षेत्र पर हावी हो गया था। अंत में मेरे लिए सबसे ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण जमीन के नीचे दबे हैं। सूखी हुई नदियों के रास्ते, बाढ़ की गाद की परतें और प्राचीन जलवायु के वैज्ञानिक आंकड़े, ये भौतिक तथ्य हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें इंसान प्रकृति की विशाल शक्तियों के आगे बेबस था। एक ऐसी सभ्यता जो नदियों के साथ जन्मी और नदियों के साथ ही खत्म हो गई। बाकी सब व्याख्याएं हैं, लेकिन ये जमीनी हकीकत है। और मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत हवा में है। भाषा, मिथक और ऋग्वेद के श्लोक जो पीढ़ियों तक मौखिक रूप से जीवित रहे, ये उस गहरे सांस्कृतिक बदलाव की कहानी कहते हैं जो पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ साथ चल रहा था और शायद जिसने उस कमजोर हो चुकी सभ्यता पर अंतिम प्रहार किया। प्राकृतिक आपदाएं शरीर को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को बदलने के लिए एक नई विचारधारा, एक नई भाषा और नए लोगों की जरूरत होती है। हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि इस पहेली का सबसे बड़ा मिसिंग पीस सिंधु लिपि का न पढ़ा जा सकना है। अगर हम उनकी भाषा को समझ पाते, उनके दस्तावेजों को पढ़ पाते, तो शायद हमें उनके अपने शब्दों में पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा था। ये हमें पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों की अनुमान आधारित व्याख्या पर निर्भर छोड़ देता है। बिल्कुल, और शायद यही इस विषय को इतना आकर्षक बनाता है। हम एक ही सबूत को देख रहे हैं, लेकिन सिंधु लिपि के बिना हम सिर्फ परछाइयों की व्याख्या कर रहे हैं। यह चर्चा दर्शाती है कि इतिहास का निर्माण कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की इस जटिल पहेली को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सामग्री में प्रस्तुत सभी संभावित दृष्टिकोणों पर गंभीरता से विचार करना जारी रखना होगा।